What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज का दिन कैसा रहा आप लोगों का? कितने प्रतिशत आप लोगों ने आज का दिन जो है वो यूटिलाइज किया, ये जरूर बताया कीजिए आप लोग। इससे आप लोगों को खुद को भी सोचने के लिए टाइम मिलता है कि हाँ, अपने बारे में सोचा है आज हमने। तो इससे आप लोग अगर सोचा नहीं है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को मौका देता हूं सोचने का, जिसके बेस पर आप लोग अपने आप को थोड़ा सा और समझ पाते हैं। तो अपने आप को टाइम जरूर दिया करो कि हाँ, आज मैंने दिन जो है वो अपने हिसाब से इतना यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो ये काम डेली रेगुलरली आप लोगों को करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अगर वीडियो जैसे ही खत्म होती है आप लोगों की, तो उसके बाद में जो मैं आप लोगों को बोलता हूं, हमेशा रिकॉल किया करो कि आज की वीडियो में क्या डिस्कस किया है। तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी बात बोली गई यहाँ पर। बोला गया कि जब लाइफ में डिफिकल्टीज आ जाएं और चारों तरफ आप लोगों को लगे कुछ बुरा हो रहा है, तो उस टाइम पर आप लोगों को ये देखना है कि जो कछुआ होता है ना, वो भी अपनी रेस को फिनिश करता है अब जब तक वो गिव अप नहीं करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि किसी और के साथ में रेस हम लोग को नहीं लगानी है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलते रहना है। 99% लोग पता है क्यों बर्बाद होते हैं? क्योंकि वो किसी चीज के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब चीज के नहीं, किसी इंसान के पीछे पड़ जाएंगे, नहीं यही लड़की चाहिए मुझे, ठीक है, इस तरीके से उसके पीछे लगे रहेंगे। यार उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अपनी जिंदगी में एक बार सक्सेस हो तो सही, एक ही इंसान के पीछे पड़े रहेंगे, एक ही किसी एक काम के पीछे पड़े रहेंगे, बस ये हो जाए। अरे वो एक काम है, उसको करो और आगे बढ़ो। वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए, कोमा लगना चाहिए कि ये कंप्लीट हो गया, अब आगे चलते हैं। तो जिंदगी ऐसे होनी चाहिए। तो इसके चलते आप लोगों को अपना काम जो है वो अपने हिसाब से करने स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कछुआ था, कछुए ने खरगोश की दौड़ तो डर नहीं कि उसकी खरगोश की जो चाल को फॉलो कर रहा था, वो नहीं, वो अपनी नेचुरल चाल में चलता जा रहा था और नेचुरल चाल में चलते चलते उसने अपनी जो है वो जर्नी को कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि ये अपनी नेचुरलिटी में काम कर रहा है, ये किसी को कॉपी नहीं कर रहा है, किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से लेकर चल रहा है। और जब इंसान जो है वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से लेकर चलता है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि उसके माइंड में कभी कोई प्रेशर नहीं रहता है कि यार वो देख रहा होगा, ये वो होगा। जैसे कछुआ चल रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, खरगोश आगे निकल रहा है, पीछे जा रहा है, उसको ये पता है कि मुझे यहां पर पहुंचना है, ठीक है, आज नहीं तो कल पहुंच जाऊंगा, तो डेस्टिनेशन तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से अगर इंसान, हर एक इंसान अपने माइंड में सोचना स्टार्ट कर दे इसी तरीके से, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा रिजल्ट जो है वो हो सकता है थोड़ी देर में आएंगे, पर लेकिन तसल्ली के साथ में रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो कभी भी घबराना नहीं है किसी चीज को लेकर, और हेफाजत वे में नहीं होना है। अपने आप में ही अपने साथ में कॉम्पीट करते हुए आगे बढ़ते रहिए और किसी और को कॉपी मत कीजिए। तो जिंदगी में हमेशा आप लोग नेचुरलिटी में जिएंगे और अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन भी आप लोग दे पाएंगे। आई होप कि ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, जो बातें मैंने आप लोगों को बोली है। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए और अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। ओके, आगे चलते हैं। काफी कुछ यहाँ पर आप लोगों को जानने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को जो वीडियो है वो टकटकी लगाकर देखनी है। तो आप लोगों के सामने है क्विज, जो कि आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो क्विज को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, काफी कुछ फिर आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। बात की जा रही है यहाँ पर एक मिनिस्ट्री के बारे में। मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर ये बोला गया कि जो NHA है, ठीक है, ये वर्किंग करता है यहाँ पर, खासकर डेटाबेस इसका यूज करने की बात की जाती है, इंटीग्रेट कर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के साथ में। तो समझेंगे पूरा मुद्दा क्या है, सारी बातें एक एक कर मैं डिटेल में आप लोग को बताऊंगा, जिसके साथ में आप लोग को रिलेट कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि टॉपिक भी समझाऊंगा, करंट और स्टैटिक पोर्शन भी समझाऊंगा, कहां पर क्या क्या चीजें वो भी आप लोगों को बताऊंगा, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के माइंड में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसके द्वारा अभी यहाँ पर अपनी पीएम केयर जो स्कीम थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। पहले उसका टाइम पीरियड जो था वो था दिसंबर 31, पर लेकिन दिसंबर 31 जा चुका है, अब फरवरी तक यहाँ पर इसके द्वारा स्टार्ट की गई है पीएम केयर स्कीम। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो समझेंगे पूरी स्कीम क्या है, पीएम केयर स्कीम क्या है, तो सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। एक और मिनिस्ट्री है यहाँ पर, इसके द्वारा अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कैटेगरी है उसको सेंसस 2021 में यहाँ पर बेसिकली इंक्लूड करने की बात की गई, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और जो बॉडी मैंने आप लोगों को बताई, नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी, ये आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सा एक्ट है ये जिसके अंदर यहाँ पर ये रजिस्टर रहती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और जैसा कई बार आप लोगों ने सुना है कि संविधान के अंदर टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज है, पर लेकिन जब हमारी जनगणना, जब हमारा सेंसस जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि ये जो जनगणना है, ये जो सेंसस है, इसके अंदर जो 2021 का कितनी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है, ये आप लोग को बताना है। 8वां शेड्यूल अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इंग्लिश बेसिकली यहाँ पर बात करता है, इंक्लूडिंग इंग्लिश। यहाँ पर 8वें शेड्यूल के बारे में बात किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर है 8वां शेड्यूल और प्लस इंग्लिश में यहाँ पर पब्लिश की जाती है जनगणना। आप लोगों को ये तो मैंने 2021 के बारे में बात कर दी। अब 2011 के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले
तो वहां पर भी आप लोग बता सकते हैं कि कितनी लैंग्वेज से कितनी लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये आप लोग बताइए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एड्रेस किया गया यहाँ पर TERI, तो TERI के यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में बताना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारी कंट्री में टोटल लैंड एरिया कितना है दुनिया का, यानी कि दुनिया की जो टोटल जमीन है अगर उसको हम लोग 100% मान लें तो हमारे देश में कितने प्रतिशत दुनिया की जमीन है, और दुनिया में जो स्पीसीज है तो उनका अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में कितना प्रतिशत है, तो ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट डेटा है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जीएस पेपर 2 में आप लोगों का ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जब बच्चों के अधिकार के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके द्वारा अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो पीएम केयर स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और यहाँ पर पहले ये कितनी थी 31 दिसंबर तक थी, अभी यहाँ पर इसको बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर रखना है कि यहाँ पर पहले कितनी थी अब कितनी कर दी है, और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर बात करूं इस स्कीम के बारे में तो यार देखिए बच्चे जो थे बहुत सारे बच्चे उस टाइम पर अनाथ हो गए जब कोविड-19 की यहाँ पर लहर आई हमारे देश में, तो उसके चलते ध्यान ये रखा गया कि कैसे यहाँ पर बच्चों को एक सही तरीके से हम लोग एक माँ बाप का साया सर से उठ चुका है, तो अब यहाँ पर किस तरीके से हम लोग बच्चों को आगे लेकर चल सकते हैं, तो ये मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में 2021 में यहाँ पर अनाउंस की गई कि यहाँ पर कोविड-19 में वो बच्चे जो अपने दोनों माता पिता को खो चुके हैं उनका ध्यान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखेगी। तो इसके लिए यहाँ पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पीएम केयर फंड के बारे में बताता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट फंड है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये फंड आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको पीएम केयर फंड हम लोग बोलते हैं। ये क्रिएट किया गया था 28 मार्च 2020 में, और कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में अगर आप लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर बेसिकली ये चीजें रखी गई ताकि कोविड-19 के पेंडेमिक में देखिए फंड दिया जा सके। और वहां पर आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पर मैंने भी पैसे दिए थे और आप लोगों को भी बोलता कि इसके अंदर पैसे आप लोगों को देना है, और बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा पैसे दिए गए थे। किस किस ने पैसे दिए थे बताइए आप लोग। हालांकि बाद में कई सारे बच्चों ने ये भी बोला सर आपने पैसे दिला दिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फंड के बारे में किसी ने बताया नहीं कि कितना पैसा इसके अंदर इकट्ठा हो गया, तो वो चीजें भी देखने को मिली थी। चलिए वो अपनी जगह पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे पीएम केयर जो फंड है उसके चेयरमैन कौन होते हैं यहाँ पर, तो चेयरमैन खुद स्वयं यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पर इसके चेयरमैन। जो इसी के साथ में अगर बात करें मेंबर कौन होते हैं, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो 3 मेंबर देखने को मिलेंगे, डिफेंस, होम और फाइनेंस। जो 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है बेसिकली वही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीनों मेंबर हो गए, इनके टोटल मिलाकर 4 मेंबर की बॉडी आप लोगों के सामने होगी। एक हो गए प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन और 3 हो गए डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। फंड जो है यहाँ पर ये एक माइक्रो डोनेशन बना दिया। अब आप लोग बोलेंगे माइक्रो डोनेशन क्या होता है, माइक्रो डोनेशन होता है कि मतलब मिनिमम आप लोग 10 रुपए तक का भी यहाँ पर डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम डोनेशन जो है एक्सेप्ट किया गया यहाँ पर 10 रुपए, जो कि नॉर्मली हर एक इंसान के पास से मिल जाते हैं। तो इसके चलते बोला यह गया है कि यहाँ पर जो ये फंड इकट्ठा हम लोग करेंगे जिसका नाम पीएम केयर रखा गया, इसका फंड का यहाँ पर यूज किया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट और रिसर्च में। आप लोगों को पता है दुनिया भर के लोगों की जान गई। अब मुद्दा यह था कि दवाई कैसे बनानी है, तो उसके लिए फंड की जरूरत पड़ती है, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो इसलिए पीएम केयर फंड का जो है वो निर्माण किया गया। पूरा नाम आप लोगों को पता ही है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है इसको लेकर। और यहाँ पर लोगों ने आखिर आप लोग पूछेंगे लोगों ने पैसा क्यों दिया, आखिर लोगों को क्या फायदा था यहाँ पर। देखिए बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनका दिल बड़ा है और यहाँ पर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, जैसे आप लोग कई बार आगे आते हो जब भी मैं बोलता हूँ आप लोगों को, तो इस तरीके की मुहिम में आप लोग आगे आ जाते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा मुझे सर्टिफिकेट भी सेंड किया गया उस टाइम पर पैसा दे देकर। पर लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पैसा बचाना होता है टैक्स से। ठीक है, तो टैक्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बेसिकली उनका जो होता है वो यहाँ पर छूट जाता है एक तरीके से, कहीं ना कहीं एक तरीके से टैक्स से बच जाते हैं। तो पीएम केयर फंड में यहाँ पर पैसा देने की जब बात की गई तो इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 का, तो उसके तहत यहाँ पर उनको एग्जेम्पशन इनके छूट दिया गया। तो इसमें एक बेसिकली 80G करके फॉर्म होता है जिसके तहत यहाँ पर इनको छूट देखने को मिली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर जो है उसके द्वारा अनाउंस किया गया कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर फंड अगर कोई करता है CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। यानी कि आप लोगों को पता है जैसे मान लीजिए हम लोग फंड में दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या है इंडिविजुअल पर्सन है, तो जिस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल पर्सन है तो हमने अपना इनकम टैक्स देना होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स से जो पैसा बचाकर यहाँ पर इंसान ने पे कर दिया तो वो क्या हो गया, वो बेसिकली हमारा पैसा था, हम लोगों ने इनकम टैक्स में बेसिकली देना था और इनकम टैक्स से बचाकर हम लोगों ने पैसा दे दिया यहाँ पर, तो वो एक तरीके से अलग चीज हो गई। पर लेकिन अगर सेम काम आप लोग यहाँ पर कंपनी करती हुई नजर आए तो उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या हो गया,
मतलब जो कॉर्पोरेट है, इनकी जो कंपनी है, उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहां पर वो इस चीज को कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहां पर, और ये काफी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू भी बन गया था कि यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओनली जो सेंटर के फंड में देंगे उसी में माना जाएगा। चीफ मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड होता है ना, अगर उसमें कोई पैसा दे रहा है तो उसमें नहीं माना जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है गुस्से में आ गई, बोलेगी कि तुम अपना झोला भर लो, हमको कुछ मत दे देना, ठीक है, यानी कि तुम भी बस मजे लो, अपने नाम पर सारी चीजें उड़ाते रहना कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारे नाम पे कुछ है नहीं है, तो ये गलत बात है। तो इसके चलते काफी ज्यादा दिक्कतें यहां पर देखने को मिली थी कि यहां पर आखिर क्यों जो कंपनी का एक्ट है 2013 का, उसके अंदर हम लोगों ने सीएसआर के अंदर यहां पर इनको क्यों नहीं डाला है। जब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहां पर उनको भी तो डोनेशन मिलना चाहिए, आखिर उनको डोनेशन क्यों नहीं आप लोग लेने दे रहे हो। जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब आप लोग बात करते हैं कंपनी एक्ट के बारे में, तो कंपनी एक्ट है यहां पर कब का, 2013 का। तो कंपनी एक्ट जो है 2013 का, तो उसमें क्लोज है 135। तो जो कंपनी एक्ट की जो क्लोज है 135, उसके अंदर जब आप लोग जाकर देखोगे तो इसमें यहां पर कुछ बातें बोली गई है। अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर कॉर्पोरेट है, यानी कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है, अगर उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ है, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा है, और उसकी जो नेट वर्थ है, यानी कि जो उसके पास में पूरी प्रॉपर्टी है उसकी जो नेट वर्थ है उसमें वो 500 करोड़ अगर आप लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो यानी कि टर्नओवर जो टोटल है वो 1000 करोड़ और नेट वर्थ जो है अगर 500 करोड़ यहां पर देखने को मिल रही है, और उसका जो इस तरीके से नेट प्रॉफिट जो है उसमें से 5 करोड़ निकल कर आ रहा है, ठीक है, तो ये कुछ डेटा दे रखा है। तो यहां पर वो क्या कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है यहां पर। तो कंपनी जो स्पेंड करेगी 2% स्पेंड करेगी अपने लास्ट 3 ईयर में जो भी उसने प्रॉफिट कमाया है। यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर जो लास्ट 3 ईयर में यहां पर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो मान लीजिए उन्होंने लास्ट 3 ईयर में यहां पर क्या कि यहां पर 100 करके यहां पर प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो यहां पर इसमें 100 रुपए कमाया, फिर यहां पर 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, फिर यहां पर 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो इस तरीके से यहां पर जो 100 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो यहां पर 2% आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि लास्ट 3 ईयर में जो प्रॉफिट कमाया उसका कंबाइन कर 2% यहां पर बेसिकली आप लोगों को सीएसआर में आप लोग यहां पर दे सकते हैं, जिसको आप लोगों को, जिसके चलते आप लोगों को वहां पर जो टैक्स वगैरह है वो भी आप लोगों को बच जाएगा, ठीक है, तो ये कंपनी के तहत आ जाता है। तो ये बेसिक चीजें जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं इसके बारे में अलग से। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर कोई ऐसा फंड निकल कर आया। हमारे देश में ऑलरेडी एक फंड है जिसका नाम हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जिसको PMNRF भी आप लोग बोलते हो। ये फंड जो था ये 1948 यानी कि 1948 में क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और यहाँ पर ये आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे काफी लंबे समय तक इसने लोगों की हेल्प भी की है। जैसे 2013 में यहाँ पर काफी ज्यादा बाढ़ देखने को मिली थी, 2015 में यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर बाढ़ देखने को मिली थी, 2019 में केरला के अंदर फ्लड आप लोगों को देखने को मिली थी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो फंड जो था वो कंसोलिडेटेड आप लोगों को देखने को मिला था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके टाइम पर यहाँ पर ये फंड सामने निकल कर आया। तो ये बेसिक चीजें थी जो कि आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन के बारे में। तो यहां पर ये कंडीशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये है कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा सेंड किया गया चिल्ड्रन जो कि लॉस्ट कर चुके हैं अपने पेरेंट्स को ड्यू टू कोविड-19, उनको यहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहां पर ये जो हेल्प उनको मिलेगी, यहां पर जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो फंड लॉन्च किया गया तो बोला गया ऐसे बच्चे जो हैं वो मंथली स्टाइपेंड उनको देखने को मिलेगा, एक तरीके से उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। और फिर जब यहां पर वो एक तरीके से 18 साल के हो जाएंगे तो फंड जो है वो 10 लाख रुपए जो है उनको, जैसे यहां पर एक तरीके से 18 एक तरीके से जो फंड है वो दिया जाएगा उनको 18 तक का, और फिर जब वो 23 के हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर उनके एक तरीके से 10 लाख रुपए जो है उनको मिलेंगे, जिसमें अगर लड़की है तो उसकी शादी वगैरह के बारे में, जो भी है पढ़ाई वगैरह के बारे में, वो सब चीजें यहाँ पर बेसिकली तो प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी कि आप लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, अगर मोटे मोटे तौर पर बताऊं, हमारी कंट्री में आप लोग समझ सकते हैं एजुकेशन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस दिया जाता है बच्चों की। इवन 14 से लेकर 18 साल के बच्चे जो है उनके लिए एजुकेशन आप लोगों ने फ्री देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी 14 से लेकर 18 बोलो, 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो एक तरीके से ये भी बोला गया कि यहाँ पर अगर जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, जो कि अपने पेरेंट्स लोग खो चुके हैं। और इसी के साथ में 18 साल के बाद में उनको मंथली स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब उनकी उम्र 23 साल हो जाएगी तो 10 लाख रुपए यहाँ पर उनको मिलेंगे। तो ये प्रोविजन यहाँ पर रखा गया है। तो चिल्ड्रन जो है उनको एजुकेशन लोन भी यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, असिस्ट किया जाएगा अगर कोई एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं पीएम केयर से, और इंटरेस्ट जो होता है वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म के बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है हर एक लेवल पर। और जब लोन की बात करें तो यहाँ पर वो पीएम केयर से निकाला जा रहा है लोन भी, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया पेन में, अरे एक सेकेंड यार,
हो गया स्टार्ट कई बार ना पेन पता नहीं जाम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोन की इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर पीएम केयर जो है वो यहाँ पर इसको पे करेगा, जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा। अगर कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहता है ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप की जो डेथ है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो सोचिए यहाँ पर 18 साल से उसको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 18 साल के बाद में 23 साल तक अगर वो काम करता है, बेसिकली जो भी करता है, और 18 उसके यहाँ पर 10 लाख रुपए उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ में फ्री एजुकेशन उसको स्टार्टिंग से प्रोवाइड कराई जाएगी। आगे चलकर अगर यहाँ पर वो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो पीएम केयर जो है वो यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराएगा। इसी के साथ में यहाँ पर फ्री हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर उसको प्रोवाइड कराया जाएगा 5 लाख तक का अंडर आयुष्मान भारत, जो कि 18 साल की एज तक का, और प्रीमियम भी जो होगा यहाँ पर वो पे किया जाएगा पीएम केयर से। तो यानी कि हेल्थ की बात होगी, एजुकेशन की भी बात होगी, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कंट्री का जो फ्यूचर है ना यहाँ पर वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी यहाँ पर यही बातें बोली, तो उस टाइम पर यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आई कि हमारे देश में जो बच्चे हैं आज के डेट में उनको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। बच्चों को क्या किया जा रहा है, बच्चों को बेसिकली एक तरीके से नहीं बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा कई बार कि जो बच्चे हैं कि बच्चों को यहाँ पर किडनैप किया जा रहा है, ठीक है, जिसके पेरेंट्स जो है वो एक तरीके से नहीं अनाथ हो गए, तो यहाँ पर कई सारे बच्चों को गलत तरीके से गोद लिया जा रहा था और उनको भी इलीगल तरीके से चीज देखने को मिल रही थी। तो प्रॉपर वे में काम होते अब यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये ड्यूटी है यार समाज की, हमारी ड्यूटी है, हम लोग समाज में रहते हैं, ठीक है, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पर ये सारे काम देखने को मिले, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, क्या क्या यहाँ पर चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही स्कीम है यहाँ पर, इसी के साथ में और भी कई सारी स्कीम देखने को मिलती है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। तो यहाँ पर बाल स्वराज के बारे में बात की जा रही है। कोविड-19 केयर पोर्टल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, जिससे ताकि ऑनलाइन ट्रेस करना है, एक तरीके से रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए इस तरीके के बच्चों को अगर जिसके पेरेंट्स जो है उनकी जो डेथ हो चुकी है। 2020 में यहाँ पर पीएम ई विद्या यहाँ पर लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पर एफर्ट लगाए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराया जा सके। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई कोविड-19 के टाइम पर, बच्चों की एजुकेशन जो है वो दिक्कत में न पड़े। एम बेसिकली यही था कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर कई सारे बच्चों को प्रोवाइड कराया जा सके, इसके लिए भी यहाँ पर सिस्टम स्टार्ट किए गए, ठीक है। तो यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसे ही था कि बहुत सारी चीजों में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पूरा फोकस बच्चों पर दिया गया कि कैसे बच्चों को सही तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो ये कई सारे मुद्दे कोविड-19 के टाइम पर देखने को मिले। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस स्कीम के बारे में। अब ये स्कीम जो है ये खत्म की गई थी 31 दिसंबर तक, अब यहाँ पर ये 28 फरवरी तक चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली भी कई सारे लोगों की जान जा रही है कोविड-19 की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिस्क में ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर सब बच्चों को साथ में लेकर चला जाएगा। तो ये था पूरा मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में, इसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग इसके साथ में कनेक्ट भी कर पाएंगे कि मुद्दा क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अभी है क्या बेसिकली, अभी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके द्वारा अभी नोटिफाई किया गया 2 मुद्दों को। एक तो है ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरी बात की जा रही है ग्रीन अमोनिया। तो हाइड्रोजन और जो ग्रीन अमोनिया है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये मुद्दा, सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा एक एक कर। पहले हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे और फिर ग्रीन अमोनिया के बारे में बात करेंगे। नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन है हमारे देश में 2021 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया, ताकि हमारे देश में आज की डेट में टारगेट ये था कि जो इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जा सके। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज के डेट में कोयला यूज करते हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल वगैरह हम लोग यूज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचता है। पर लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से काम को करके चलेंगे तो फिर सारी चीजें जो है वो प्रॉपर वे में आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी, यानी कि इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे। पहले अगर आप लोगों से बात करें कोई ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है और कैसे कैसे आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन को बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। पहले यहाँ पर अगर आप लोग ये देख लेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन क्यों बोला जाता है, क्या और भी कोई दूसरे तरीके की हाइड्रोजन होती है, तो उसके लिए पहले आप लोग यहाँ पर ये पीपीटी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। तो तीनों में अगर डिफरेंस आप लोग को पता चल जाएगा तो फिर आप लोग अच्छे से लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। अब ग्रे हाइड्रोजन यहाँ पर किसको बोला गया, ग्रे हाइड्रोजन यहाँ पर ये बोला गया कि जब आप लोग को स्प्लिट किया जाएगा नेचुरल गैस इनटू द हाइड्रोजन, ठीक है, और एंड CO2, तो यहाँ पर ये ग्रे हाइड्रोजन होगा। अब नेचुरल गैस जो है यहाँ पर उसको यहाँ पर एक तरीके से ये बेसिकली ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रे हाइड्रोजन यहाँ पर निकल कर आएगा। जैसे नेचर में मैंने आप लोगों को बोला था कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और नेचर में मेथेन भी पाई जाती है, ठीक है। तो मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। तो जब CH4 को आप लोग ब्रेक करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा तो जो हाइड्रोजन निकल कर आती है और प्लस यहाँ पर C निकल कर आता है, ठीक है।
तो यहां पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन निकल कर आती है इसको हम लोग ग्रे हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कार्बन निकल कर आता है ये यहां पर बेसिकली पोल्यूटिंग फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर बोला भी गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो हम लोग इसको ग्रे हाइड्रोजन बोल देंगे। तो ये मुद्दा यहां पर हो गया, यानी कि ग्रे हाइड्रोजन में क्या है कि इन्वायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर देते हैं। तो ये बेसिक चीज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, देखिए अच्छे के पॉइंट ऑफ से अगर बात करें तो यहां पर ये बेकार है, ये और अच्छा है और ये सबसे अच्छा है, ठीक है। यहां पर ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, तो ब्लू हाइड्रोजन में आप लोग यहां पर ये समझिए, जब नेचुरल हाइड्रोजन को, ये बेसिकली नेचुरल गैस को, जैसे मैंने भी यहां पर बताया CH4, तो CH4 में क्या निकल गया, यहां पर हाइड्रोजन निकल गया और कार्बन निकल गया, पर लेकिन ये जो कार्बन यहां पर निकला है इस कार्बन को हम लोग सोख लेते हैं मतलब इसको इन्वायरमेंट में यानी कि नेचर में नहीं जाने देते हैं। तो ये क्या करेंगे, हम लोग सोख लेंगे इस कार्बन को, एब्जॉर्ब कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे और फिर से इसको रीयूज किया जा सकता है। तो इस फॉर्म में अगर हम लोगों ने इसको इकट्ठा कर लिया, इसको इन्वायरमेंट में नहीं जाने दिया, तो ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अगर ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो फिर हम लोग इसको ब्लू हाइड्रोजन बोल देंगे। तो ग्रे हाइड्रोजन में इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मार्केट में निकल गई और यहां पर इसको मार्केट में नहीं जाने दिया, इसको बोला कि घर पे बैठी रहो तू, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को घर पे पकड़ के बैठा लिया, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये दोनों का मुद्दा हमारी समझ में आ रहा था, चलो भाई साहब ये काम हम लोगों ने कर लिया। अब यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन क्या हो गया, तो इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है और उसके चलते आप लोगों को यहां पर ये पिक्चर अब काम आने वाली है। यहां पर आप लोगों को O2H2 देखने को मिल रहा होगा। यहां पर सीधी सीधी बात यहां पर ये कि जल है ये, जिसको H2O आप लोग बोलते हो पानी, तो यहां पर उसको अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद में जब यहां पर इलेक्ट्रोड लगाकर यहां पर झटके इसको दिए जाते हैं पानी को, तो यहां पर क्या होता है, ये O2 निकल जाता है और ये H2 निकल जाता है साइड में, और फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, H2 को खींच लेते हैं बेसिकली यहां पर और उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर यहां पर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं जैसे भी हम लोग की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट करके जहां पर भी हम लोग को इसको ले जाना है। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम यहां पर चल रहा है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो तोड़ने के लिए यहां पर बिजली की रिक्वायरमेंट है वो यहां पर कहां से आ रही है, वो यहां पर विंड एनर्जी से हम लोग ले रहे हैं। और विंड एनर्जी क्या है, ये हवा से एनर्जी चलती है, यहां पर बेसिकली हवा हम लोग यूज कर रहे हैं और हवा का यूज करके हम लोग यहां पर इसको ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि बिजली की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा रहेगी। और अगर हम लोग वो बिजली भी कोयले की अगर यूज कर लेते हैं हम लोग यहां पर, तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये जो बिजली है यहां पर जिसको तोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा खपत होती है, ये या तो हम लोग सोलर एनर्जी यूज कर लेंगे या फिर विंड एनर्जी यूज कर लेंगे। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अगर हम लोगों ने यूज कर लिया एक बार, तो फिर क्या बन जाएगा यहां पर, ये प्रॉपर तरीके से ग्रीन एनर्जी आप लोग यहां पर बन जाएगी क्योंकि इसमें कुछ भी नेगेटिव चीजें निकल ही नहीं रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना अभी H2 हो गया, जैसे कि यहां पर क्या निकल गया, H2 निकल गया, H2 हाइड्रोजन हो गया और O2 निकल गया, अलग से ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन थोड़ी ना आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, उसकी तो जरूरत है। वैसा आप लोग सिलेंडर लेके कंधों पर घूम रहे थे यहां पर अभी कोविड-19 के टाइम पर, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हो गई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में यहां पर ये ऑक्सीजन हो गई। अब यहां पर मुद्दा क्या है, अब मुद्दा यहां पर ये हो गया जिसके चलते सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी तो है जो यूज किया जा रहा है, ये वो पानी है कम से कम जो कि पीने वाला पानी आप लोग यूज करेंगे। तो काफी ज्यादा किल्लत कई सारे एरिया में पीने वाले पानी की पड़ती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, अब थोड़ा सा आप लोग यहां पर समझिएगा, कई सारे मुद्दे आप लोग यहां पर समझ में आ जाएंगे। जैसे ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग बात करेंगे हमारी कंट्री में सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर लगाई जाती है नॉर्मली, तो आप लोगों को राजस्थान में देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा, कई जगह आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये एरिया है जहां पर सोलर एनर्जी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। पर लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं पानी की, तो देश में सबसे ज्यादा पानी कहां है, तो एक तो गंगा रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें से सबसे ज्यादा पानी बहता हुआ जाता है कहां पर, ये जाकर बेसिकली समुद्र में गिर जाता है। और इधर से अगर आप लोग आएंगे तो यहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर देखने को मिलेगी जिसमें से यहां पर पानी आता है काफी लार्ज स्केल पर, और इनको एवरग्रीन नदियां बोला जाता है क्योंकि 12 नदी है, 12 महीनों इसमें से पानी आता है। अब पानी तो हो गया इधर और एनर्जी हो गई इधर, तो यहां पर ये रहता है कि इनको कैसे कनेक्ट करना है। तो इसी के चलते यहां पर अभी बोला गया था ना, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को जब हम लोग ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हैं तो क्या हम लोग अपने देश को ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर जो एनर्जी जनरेट हो रही है उस एनर्जी को यहां तक लेकर आओ और फिर यहां पर इसका यूज करो, तो ये बातें यहां पर की गई। तो हो गया ना पूरा ग्रीन, एक तरीके से पूरा ग्रीन दन ग्रीन, ठीक है। तो ये पूरा जो ग्रीन सिस्टम यहां पर क्रिएट कर दिया, ये पूरा माहौल आप लोगों को यहां पर बनाता हुआ नजर आएगा। तो ये काफी अच्छा हो गया यहां पर, जिसके बेस पर हम लोग यहां पर काम कर सकते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन हमारे हाथों लग जाएगा। और इस ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग अच्छे से हम लोग अपनी जिस भी चीजों के रिक्वायरमेंट के लिए चाहें उसी चीजों के रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हो गया ना काफी इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सारी बातें एक एक कर आप लोगों को बताई। अब यहां पर कुछ और मुद्दे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया यहां पर, अब जीरो एमिशन एमोनिया इसके बारे में बात की जा रही है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से यहां पर निकाल कर बनाई जा रही है। आप लोग यहां पर ये समझ सकते हैं, अभी जैसे कि इन्वायरमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया CH4 आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है।
CH4 नेचर के अंदर आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि CH4 जो है वो नेचर के अंदर होता है। अब यहाँ पर हम लोग को जिससे क्या करना है, हम लोग को अमोनिया बनानी है। तो अमोनिया क्या है यहाँ पर, वो आप लोग को देखने को मिलेगी NH3 का जो फॉर्मूला होता है वो अमोनिया आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला था, अभी हम लोगों ने क्या किया, ग्रे हाइड्रोजन के बारे में बेसिकली बात की थी, ठीक है। हमने क्या की थी, ग्रे हाइड्रोजन के बारे में और ब्लू हाइड्रोजन के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आ रही है वो हमारी साइड में हो गई थी इसमें से, और इसी के साथ में हाइड्रोजन हमारा अलग निकल गया था, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये जो हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाया तो वो दूसरे पैटर्न में आप लोग को देखने को मिला, वो यहां से निकल कर आया यहाँ पर कि ग्रीन हाइड्रोजन यूज किया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन आगे यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने देख लिया कहां से, ये आगे यहां से हम लोगों ने अभी ग्रीन हाइड्रोजन निकाला जैसे पानी को तोड़कर। अब यहाँ पर अगर आप लोग इन्वायरमेंट में जाएंगे तो आप लोग को पता है इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन आप लोग को पता है ना। चलिए बताइए इन्वायरमेंट में जो हवाएं होती है या फिर जो भी गैस होती है उनकी कितनी मात्रा होती है, याद नहीं आ रहा इसके बारे में, आप लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी में पढ़े होंगे यार ये तो सारी चीजें। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, याद नहीं आ रहा, 78% के करीब नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, 21% आप लोग को ऑक्सीजन देखने को मिलती है, 0.93% के करीब आप लोग को आर्गन देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में 0.04% के करीब आप लोग को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोगों ने देखी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑलरेडी हम लोग को क्या मिल गया, हाइड्रोजन तो ग्रीन हाइड्रोजन से मिल गया, और नाइट्रोजन ऑलरेडी यहाँ पर इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर इनको दोनों को कंबाइन कर आप लोग यहाँ पर अमोनिया बनाते हैं जिसको NH3 बोलते हैं। तो इस तरीके से बनाया गया जो ये अमोनिया होता है ना, ये ग्रीन अमोनिया है, क्योंकि इसको बनाने में कोई भी नेगेटिव चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो सीधा सीधा हमारी कंट्री में अमोनिया हम लोगों ने बना लिया। तो अमोनिया बनाने का मतलब है मोटे मोटे तौर पर बोलो तो फर्टिलाइजर हम लोगों ने तैयार कर लिया है। मैंने देखिए फर्टिलाइजर जो होता है ना वो हम लोगों ने तैयार कर लिया है, क्योंकि फर्टिलाइजर में आप लोगों को पता है बेसिकली NPK कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही है बेसिकली, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम, तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ाई है। तो यहाँ पर ये जो नेचुरल बन जाएगा, अब यहाँ पर इसको चलकर हम लोग एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में जो किसान है उनको भी अब यहाँ पर फायदा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन से आप लोगों ने हाइड्रोजन की गैस वगैरह वो सारी चीजें यूज कर ली, इधर आप लोगों ने अमोनिया भी बना लिया। तो पूरा सिस्टम आप लोगों ने यहाँ पर तैयार कर दिया काफी अच्छे से, और इफेक्टिवली हम लोग इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इनके रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हाइड्रोजन बना लिया जिसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला, ग्रीन हाइड्रोजन से ग्रीन अमोनिया बना लिया। अब इस ग्रीन अमोनिया को हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह या फिर जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट है उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए कह रही है। तो है ना बेसिकली एक प्रोडक्टिव काम, देख तरीके से एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एक सही काम, सटीक काम। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आई होप कि पूरा टॉपिक जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं हूं ना, टेंशन काहे को लेने का, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सारी आप लोगों की दिक्कतें जो है उनको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में बात करेंगे, और ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। बात की जा रही है PMJAY के बारे में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली हमारी कंट्री में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, इसके बारे में बताइए। कई सारे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए एग्जाम में। अभी इसी स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये स्कीम जो है वो न्यूज में क्यों आ गई है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सको। क्योंकि अगर चीजों को आप लोग अच्छे समझोगे किसी स्कीम के बारे में तो एक स्कीम भी आप लोग यहाँ पर तैयार हो जाएगी इसी बहाने से, यानी कि चीजें एक तरीके से तैयार होती जा रही है। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दूं तो हिंदू से आर्टिकल कवर किया गया यहाँ पर। और अभी यहाँ पर NHAI जो है वो इंटीग्रेट करेगी डेटाबेस जो वेलफेयर स्कीम है उनका। पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बातें बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्लाइड थी यार, मैं डालनी भूल गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। यहाँ पर ये वाली स्लाइड नहीं थी कि 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे आयुष्मान भारत के तहत। तो यहाँ पर ये वही स्कीम है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना। तो इसमें क्या किया गया हमारे देश में कि ये बोला गया कि 10 करोड़ जो परिवार हैं उनको यहाँ पर एक साल के अंदर यहाँ पर बेसिकली 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर साल 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे उनको प्रति ईयर, ताकि वो अपना मुफ्त इलाज करवा सकें एक साल के अंदर में। और इस तरीके से अगर एक परिवार जो है उसमें 5 मेंबर भी अगर देखने को मिल रहे हैं तो बोला यह गया कि लगभग 50 करोड़ लोग जो है वो इसका फायदा उठा पाएंगे यहाँ पर। और ये दोनों जगह फायदा देखने को मिलेगा, प्राइवेट में भी और सरकारी हॉस्पिटल में भी, क्योंकि ये किस तरीके की इंश्योरेंस स्कीम होगी यहाँ पर, और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से पेमेंट करेगी आप लोगों के बिहाफ में। तो ये काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर मुद्दा देखने को मिला। और बोला यह गया था कि दुनिया में कोई अगर स्कीम है तो वो सबसे बड़ी स्कीम आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें किन लोगों को इसका फायदा होना चाहिए, कहां कहां तक चीजें पहुंचनी चाहिए, तो वो भी यहां पर जरूरी हो जाता है।
तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी जो है वो यहां पर वर्क करेगी इंटीग्रेट करने के लिए डेटाबेस जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 का, ताकि जो बेनिफिशियरी है नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल के तहत यहां पर उन तक सारी चीजें पहुंचाई जा सके। यानी कहने का मतलब यहां पर है कि एक तरीके से चीजों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। उससे क्या होता है, उससे कहीं पर कोई लीकेज चल रही है, कोई गड़बड़ चल रही है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसका सोल्यूशन भी हम लोग निकाल पाएंगे। पर लेकिन अगर पता ही नहीं कि कहां पर क्या चल रहा है तो फिर तो सारी चीजें देखिए अपने मुहार चलती है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता ही है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर सही डायरेक्शन में हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो है नहीं ये इंपोर्टेंट, काफी बड़ा मुद्दा। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही थी कि इसको हम लोग अच्छे से लेकर चलेंगे, जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस दिया। तो इसी के ऊपर फोकस देकर चला गया। तो अब क्या क्या मुद्दे आप लोगों को यहां पर पता होने चाहिए, मैं कई सारी बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर बात की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है यहां पर। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहां पर डिक्लेयर किया गया था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड यहां पर सेंसस निकल कर आएगा। और सबसे पहले हमारे देश में ये जो डिक्लेयर किया गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां पर, ठीक है। तो 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इसको रिलीज किया गया था। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है यहां पर उसके द्वारा यहां पर बेसिकली डेटा जो है यहां पर ये कलेक्ट किया था और इसी के चलते यहां पर कलेक्ट किया गया जब डेटा, तो बोला गया कि ये सारा डेटा जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी कास्ट क्या है। कई सारे लोग जैसे यादव बोल दिया, किसी को यदु बोल दिया, किसी को यदुवंशी बोल दिया। तो कोई कास्ट, कोई सरनेम बोल रहा है, कोई कास्ट बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई गोत्र को यहां पर कास्ट बता दे रहा है। तो उसकी वजह से डेटा में काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई जब 2011 में इसको इकट्ठा किया गया। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो अप टू द मार्क देखने को यहां पर नहीं मिला, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें निकल कर आ गई। वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग जो अरविंद पनगरिया साहब जो हैं उनके द्वारा पब्लिश किया गया 2011 में, जिसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखते हैं। और फिर यहां पर बेसिकली यही थी चीजें कि यहां पर एक तरीके से कि चीजों को जनता के सामने न लाया जाए, तो इसलिए यहां पर इस डेटा को जनता के सामने नहीं रखा गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कई सारे मुद्दे भी उठाए गए कि भाई क्या है, क्यों नहीं सामने निकाल कर लेकर आ रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिले। अब यहां पर मैंने एक ऑथोरिटी के बारे में बात की जिसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी, ठीक है, NHAI बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि किसके तहत यहां पर ये रजिस्टर है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, उसके तहत यहां पर रजिस्टर है। और हमारी कंट्री में जो पूरा ये प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो भाई साहब इसको इंप्लीमेंट करने का काम करने वाली ऑथोरिटी कौन सी है, वो यही है, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछना कौन सी है तो कान में बोल देना जाके कि ये वाली है, ठीक है। इससे बातें कर लो, ये सारे काम कर देगी, ओके। और स्टेट के अंदर में स्टेट हेल्थ एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक बॉडी है जो कि यहां पर इनको इंप्लीमेंट कर रही है प्रॉपर वे में और रेस्पॉन्सिबल है प्रॉपर स्टेट में पहुंचाया जाए। अब आप लोग बोलोगे इतनी गहमा गहमी क्यों हो रही है यहां पर, वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगर हेल्थ के बारे में जब भी आप लोग बात करते हैं स्टेट कहां से आ गया, स्टेट इसलिए आ गया जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल के अंदर आप लोग जाते हो तो यहां पर 3 लिस्ट होती है। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट में अलग अलग कानून बनाने की पावर होती है। केंद्र में होता है केंद्र सूची जिसमें सेंटर कानून बनाता है, स्टेट में होता है राज्य सूची जिसमें स्टेट कानून बनाता है, और सेंटर की जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, बेसिकली कॉन्करेंट जो लिस्ट होती है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो यहाँ पर जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, तो स्टेट कानून यहाँ पर मेनली बना सकता है। तो इसलिए स्टेट को साथ में लेकर चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर फेयर प्राइस सोप के बारे में बात की गई, जहां तक चीजें पहुंचानी है, ठीक है, तो राशन लोगों तक मिले प्रॉपर वे में, तो कई सारी ऐसी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आज की डेट में क्या किया जाता है कि किसी तरीके से जो सर्विस जो है प्रॉपर वे में प्रोवाइड करानी है और दिक्कतें ना देखने को मिले, तो आधार कार्ड के साथ में चीजों को कनेक्ट कर दिया ताकि लोग जो है उसका फायदा उठा सके और प्रॉपर चीजें जो है वो उन तक पहुंच सके। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। बेसिक फंडा क्या है अगर इसके बारे में आप लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, इसमें टोटल मिलाकर 169 टारगेट है। इसमें जो हेल्थ है वो तीसरे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा। और आप लोग को याद होगा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, यहाँ पर हेल्थ के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है और वो कौन से नंबर का पॉइंट है ये आप लोगों को बताना है। ये देखो टॉपिक के अंदर भी घुसा रहा हूं मैं आप लोगों को, जिससे कि अगर कल को क्वेश्चन आप लोगों से इस लेवल के भी पूछे जा सके तो आप लोग उसको याद रख सको, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से आज ही हिंदू वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों का पढ़ाया था जब यहाँ पर नहीं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखता हूं किस किस को याद है, किस किस ने ध्यान से टकटकी लगाकर लेक्चर सुना है, या फिर बस ऐसे ही कि हाँ लेक्चर आ गया पूरा कर ही लेते हैं यार, ये भी एक ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं भैया, समझो चीजों को, ठीक है। और समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। अगर समझ कर भी ना तुम लोग समझे तो फिर मेरी समझ में बहुत समझदार हो, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से समझो ताकि दिक्कतें ना देखने को मिले। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि जीरो हंगर के बारे में बात की जाती है, भुखमरी के बारे में। हमारे देश में 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आया गया था। उस टाइम पर गवर्नमेंट जो थी वो आज के डेट में जो है अपोजिशन में बैठी हुई है। तो उसमें क्या बोला गया था हमारे द्वारा कि यहाँ पर लोगों को 5 किलोग्राम तक का यहाँ पर फूड ग्रेन दिया जाना है, 3, 2, 1 किलोग्राम के हिसाब से, जैसे 3 रुपए के हो गए चावल,
पर किलोग्राम, ठीक है। 2 रुपए पर किलोग्राम का हो गया व्हीट यानी कि गेहूं, और जो मोटा अनाज होता है यहाँ पर उसको 1 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से दिया गया, ठीक है। इसी के चलते जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनको अलग से यहाँ पर पैसा दिया गया, लगभग 6000 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई यहाँ पर, जिससे कि महिलाएं जो है उनको अलग से फायदा पहुंचाया जा सके। तो कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। शायद 6000 रुपए पर मंथ नहीं है, शायद 6 मंथ आई थिंक, ठीक है। जो प्रेग्नेंट है उनके लिए यहाँ पर मैटरनिटी 6000 टू द प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर दिए गए, जिसके चलते उनकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, बेसिकली प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यहाँ पर ये, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये सारी चीजें कंटिन्यू रखी गई और बच्चों को भी यहाँ पर आने वाले टाइम में फायदा पहुंचाने की बात की गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को बेसिकली कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ था यहाँ पर। तो बेसिक चीजें इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूँ। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली जनगणना के बारे में, जिसको आप लोग सेंसस बोलते हो, ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पाए और यहाँ पर चीजें जो है लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाए, ठीक है। तो वो क्या है, जैसा मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा अभी यहाँ पर, सेंसस जो है, जनगणना जो है अभी 2021 का जो प्रस्तुत किया जाएगा वो 18 लैंग्वेजेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पर 22 लैंग्वेज आप लोगों को पता है, यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर बेसिकली 8वें शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज को रखा गया है। पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, पर लेकिन आज जो है 22 लैंग्वेज हो गई है। पर लेकिन जो यहाँ पर सेंसस है, जनगणना है, वो 18 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जो कि शेड्यूल की लैंग्वेज है। तो टोटल 18 लैंग्वेज में होगा? नहीं भाई साहब, यहीं तक ही आप लोगों को चालाकी नहीं दिखानी है। एक इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर इंक्लूड की गई है, जिसके चलते यहाँ पर टोटल 19 लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्या 2011 का भी इतना ही था? नहीं यार, 2011 का तो 16 लैंग्वेज का था, यानी कि अभी फिलहाल जो है यहाँ पर 3 लैंग्वेज बढ़ गई हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो पहले के कंपेयर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी के साथ में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से तो, अगर बात करें, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग नालसा बोलते हो, ठीक है, नालसा वर्सेस यहाँ पर जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 2014 का, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला बेसिकली यहाँ पर कि ट्रांसजेंडर जो है वो थर्ड जेंडर बना दिया गया है। यानी कि इससे पहले फॉर्म आप लोग भरते थे तो मेल और फीमेल आप लोगों को देखने को मिलता था, पर लेकिन अब वहां पर आप लोगों को ट्रांसजेंडर भी देखने को मिलेगा। तो उसी ट्रांसजेंडर के बारे में बात की जा रही है, उस ट्रांसजेंडर को अब यहाँ पर थर्ड जेंडर बनाकर इसके अंदर डाल दिया गया है। तो 5 लाख के करीब जो यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, रफली अगर बात करें तो इस कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, उनको भी यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा प्रोवाइड कराया जाएगा। 140 साल की हिस्ट्री के अंदर में बात करें यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, काफी सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। तो पहली बार 140 साल की हिस्ट्री में डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है थ्रू मोबाइल ऐप। आज तक मोबाइल ऐप के थ्रू डेटा कलेक्ट नहीं किया गया था, पर कोविड-19 ने हमारी मजबूरी थी वो यहाँ पर बेसिकली सामने रख दी कि बिना इसके काम नहीं चलेगा। सेंसस का जो यहाँ पर अगर बात करें, जो डेटा है वो अवेलेबल हो गया यहाँ पर 2024-25 तक का। तो यानी कि अभी जो डेटा आप लोगों के सामने आने वाला प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में काफी हद तक कोविड-19 झेलते हुए हम लोग अब तक आ रहे हैं। तो कोविड-19 की वजह से डेटा इकट्ठा नहीं किया गया, पर लेकिन आगे जो है वो डेटा इकट्ठा किया जाएगा और 2024-25 तक हमारे पास में पूरा कोविड-19 से रिलेटेड अगर बात करें डेटा, कोविड-19 के नहीं सिर्फ जनगणना का पूरा डेटा हमारे पास में होगा, कोविड-19 के जो भी चीजें हैं वो सारी एक जगह होगी, तो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहां से 2021 का सेंसस आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। 2011 का सेंसस जो है अब वो यहाँ पर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब आगे क्वेश्चन आप लोग इस सेंसस से, इस जनगणना से पूछे जाएंगे, ठीक है। डेटा जो है 2011 का वो स्टिल जो है वो रिलीज किया जा रहा है। अभी डेटाबेस आप लोगों ने देखा माइग्रेंट जो पब्लिश किया गया कि कितने लोग माइग्रेंट हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो सेंसस ऐसा नहीं कि बस आ गया कहानी खत्म होगी, तो अपडेशन होता रहता है। यानी कि उस टाइम पर अगर बात करें सेंसस प्रस्तुत किया गया तो क्या दिक्कत थी, आज के दिन में क्या चीजें हो चुकी हैं, तो ये सारी चीजें रेगुलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती रहती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकें। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो बताना, कंफ्यूजन जो है वो दूर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको टेरी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एड्रेस की गई अभी यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब समिट के बारे में बात करती है तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारे एफर्ट यहाँ पर लगाए जाते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है वो हम लोग अचीव कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकती हैं। वो क्या क्या है, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर लेकर चलता हूं। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप लोग देखोगे तो गोल नंबर 6 जो है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7वां। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफोर्डेबल यानी कि लोग जो है उसको खरीद सके, क्लीन यानी कि साफ सुथरी हो, एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ऐसी एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और यही एनर्जी है जिसको हम लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज भी कर सकते हैं प्रॉपर वे में, तो इसी एनर्जी के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जब भी मैं बात करूं तो ये कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये समिट आप लोग को देखने को मिल रही है,
तो चीजें थी कि यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या कर लेकर चलना है, प्रॉपर चीजों को इंप्लीमेंट करना है, फ्यूचर जनरेशन की अगर नीड है उनको भी हम लोग पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि बस अपना पेट भरा, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि सतत एक तरीके से विकास होना, यानी कि जो हम लोग फायदा उठा रहे हैं वही फायदा आने वाली जनरेशन को भी मिल सके, जैसा हमारे पूर्वजों के द्वारा काम किया गया उसकी वजह से हम लोग चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, उसी पैटर्न में आने वाली जनता भी चीजों को एंजॉय करे। तो ये बेसिक फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें, ये यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इसको, जिसके चलते हम लोगों ने बात की। तो ये किसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यहाँ पर ये डेफिनेशन दी गई थी, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली ब्रूंडलैंड, ठीक है, ब्रूंडलैंड कमीशन था, जिसके द्वारा ओवर कॉमन फ्यूचर 1987 में यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेशन जो थी वो एक्सेप्ट की गई, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक तरीके से प्रेजेंट की जो नीड है वो सही चल रही है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किए बिना फ्यूचर के बारे में भी अगर सोचे तो एक तरीके से बोल सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एफर्ट यही है कि हम लोग किस तरीके से बेटर फ्यूचर बना सकते हैं सबके लिए। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर यहाँ पर चला जाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वास्तव में इंपोर्टेंट। तो ये जो TERI है यहाँ पर, ये एक तरीका एनुअल फ्लैगशिप इवेंट यहाँ पर रहता है, जो कि यहाँ पर अर्लियर इसको दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के नाम से आप लोग जानते थे। तो यहाँ पर ओनली ग्लोबल इशू जो कि यहाँ पर बेसिकली डेवलपिंग कंट्री को लेकर चलता है और चीजों को सस्टेनेबल वे में बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो थिंकर्स हैं वो सारे एक साथ में आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है उनका क्या क्या सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो सारे मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो है ना इंपोर्टेंट। यहाँ पर अगर बात करें नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पर काम करता है बिना किसी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। नॉन प्रॉफिट का मतलब होता है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने फायदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो कंडक्ट की जाती है यहाँ पर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, अगर बात करें इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इन सब में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1974 में जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और यहाँ पर टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो उसको रीनेम किया गया यहाँ पर द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया 2003 में, यानी कि टाटा वालों के द्वारा काफी काम किया था यार देश के अंदर में। टाटा का नाम आते ही सैल्यूट करने का मन करता है। टाटा का आप लोग देखो आज के डेट में देश में जब भी कुछ अच्छे काम के बारे में बात करें, वो इतना बड़ा एक तरीके से कंपनी है आज के डेट में, अगर बात करें जितना वो दान कर देते हैं ना, अगर इतना दान न करे तो कईयों अंबानी को खरीद ले वो, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली जिंदगी जीने का तरीका, ठीक है, यानी कि बस अपनी झोली भरे और निकल लिए। तो ऐसा लगता है कई बार प्राइवेट होते हुए भी ऐसा लगता है गवर्नमेंट की कंपनी है टाटा, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाएगी। तो बड़ी ही सस्टेनेबल तरीके से चीजों को लेकर इनके द्वारा चला गया। तो ये इसीलिए यहाँ पर काफी अच्छा भी देखा, एयर इंडिया डूब रही थी, वैसा अपनी पॉकेट से पैसे देकर गवर्नमेंट को एयर इंडिया को खरीद लिया, वरना डूब रही थी तो डूबने देते, वो क्या जा रहा था उनका, ठीक है। अब खरीद ली थी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की बेइज्जती हो रही थी, पर लेकिन नहीं, वहां पर भी उन्होंने आकर एक तरीके से दरियादिली दिखाई। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबके बस की बात नहीं होती है, बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे बस अपने फायदे के बारे में बात करते हैं और निकल लेते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर प्राइवेट वाले खासकर, तो बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलेंगे प्राइवेट वाले जो इस तरीके के लोग सामने निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर हमारी कंट्री का स्टैंड क्या रहता है, एक तो सबको इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए यहाँ पर बेसिकली, जो एक तरीके से नहीं गरीब है, यानी कि गरीब जो है उसको नुकसान हो रहा है और यहाँ पर अमीर फायदा उठा रहा है। अमीर ने कोयला जलाया, अमीर ने एसी चलाई, अमीर ने गाड़ी चलाई, अमीर ने इन्वायरमेंट बर्बाद कर दिया, अब झेल कौन रहा है, झेल तो यार गरीब भी रहा है। तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। तो कई सारे इनिशिएटिव हमारे देश में लाए गए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, उज्ज्वला योजना स्कीम आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है, पीएम कुसुम आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर देखी। एलईडी का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जिसका नाम उजाला था, UJALA, ठीक है। तो उसमें लाइट बल्ब जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर एक तरीके से उसको एमिशन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पहली बार ऐसी चीजें थी, पहले यहाँ पर काफी अच्छी चीजों को लेकर चला गया प्रॉपर वे में। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर 22 बिलियन के करीब जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी, उसको सेव किया गया जब एलईडी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की गई। 180 बिलियन टन जो है कार्बन एमिशन जो है उसको रोका गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिला। और अभी आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ाया काफी डिटेल में। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आ गया, उसको भी आगे लेकर चलना है काफी अच्छे लेवल पर, ताकि चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। और रामसर साइट, अभी मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले बताई थी कि हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 49 रामसर साइट आज के डेट में हो चुकी है। रामसर साइट क्या होती है, ये वेटलैंड जैसे कि लेक ना, झील बोलते हैं जिनको आप लोग, तो टोटल 49 हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो मिलता है यहाँ पर, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है वो काफी बड़े काम यहाँ पर करती है। हमारी कंट्री में 1 मिलियन हेक्टेयर में यहाँ पर ये चीजें फैली हुई हैं, जिनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है और हम लोग कर भी रहे हैं आज के डेट में। हमारी कंट्री में, जैसे मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, काफी डाइवर्स देश है हमारा। 2.4% जो वर्ल्ड की लैंड है आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 8% जो वर्ल्ड की स्पीसीज है वो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी। रिस्टोरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर डिग्रेडेड लैंड जो खराब हो चुकी है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। याद रखिएगा, बोन चैलेंज है यहाँ पर। बोन कहां पर है,
ये जर्मनी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके नाम पर इस चैलेंज का नाम रखा गया है। तो यहां पर लैंड डिग्रेडेशन को न्यूट्रल करने की कोशिश की जाती है, यानी कि जो लैंड, जो जमीन बंजर बन चुकी है, तो उसको फिर से हरा भरा बनाने की कोशिश यहां पर इसके द्वारा की जाती है। तो ये काफी बड़ा एफर्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, और इंडिया जो है वो इस कमिटमेंट में पार्टिसिपेट करती है। और अभी रही सही कसर जो हम लोगों ने पूरी कर ही दी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 देखने को मिली ग्लासगो में। अब ग्लासगो कहां पर है? ये है यूके के अंदर में। अब ग्लासगो जो है पर्टिकुलर, जैसे यूके को आप लोग क्या बोलते हैं, वो यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अब यूनाइटेड किंगडम में 4 आप लोगों को एरिया देखने को मिलेंगे, तो कौन से वाला किंगडम है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यानी कि ग्लासगो जो है वो कहां पर पड़ता है, एग्जैक्ट जो स्टेट है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अगर बात करें कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में, तो 2070 तक हम लोगों ने बोला है, कसम खाई है कि 2070 तक हम लोग जो है सारी चीजें छोड़कर साइड में कर देंगे। 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड हम लोग लेकर आएंगे। इसी के साथ में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी आगे लेकर चलने की बात की गई। तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की बातें यहां पर की जा रही है कि नहीं? काफी अच्छी चीज, तो इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अच्छे से, और लिखने के लिए भी आए तो आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, तो डिटेल में मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, बेसिकली पीएम केयर के बारे में बताया, और यहां पर जो बच्चों के लिए लॉन्च की गई उसके बारे में मैंने बताया, और आयुष्मान भारत का भी मैंने आप लोगों को फंडा बेसिकली समझा दिया, और कुछ और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया। इसी के साथ में ग्रे और ब्लू और ग्रीन क्या क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दी। कैसे यूज कर फर्टिलाइजर भी हम लोग बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की किसके बारे में, ये था हमारा नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी से रिलेटेड, जो कि हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेंसस के बारे में बातें की, और भी कई सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, जिसके चलते हम लोगों ने यहाँ पर सेंसस को भी बैकग्राउंड में देखा, कई सारे मुद्दे आप लोगों को जानने को मिले। एनर्जी के बारे में जब हम लोगों ने बात की, तो यहाँ पर कई सारे मुद्दे आप लोगों के सामने निकल कर आए। TERA क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पर देखी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड अब नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो मैं हूं ना, टेंशन काहे ले रहे हो, अपना कंफ्यूजन दूर करो और चीजों को अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, एक एक कर देखिए। यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के बारे में, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर, जिसके NHA के बारे में हम लोगों ने भी बात की काफी डिटेल में। तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सारे टॉपिक मैंने काफी अच्छे से आप लोग कवर कराया अभी, तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये भी कौन सी मिनिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, जिसके चलते यहाँ पर पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो एक्सटेंड की गई है। कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड यहाँ पर ये बातें कर रही थी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया काफी डिटेल में। नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी कौन से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यहाँ पर आती है। 2011 का जो बेसिकली जनगणना थी उसमें कितनी लैंग्वेज थी, और 2021 में कितनी लैंग्वेज यूज की जा रही है, ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा TERA जो है यहाँ पर इसको एड्रेस किया गया, और ये मैंने आप लोगों को बताया भी, लैंड और कितना स्पीसीज वाला एरिया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा आप, एक्सपेक्ट करता हूं कि एक अच्छा आंसर आप लोग दो। आगे यहाँ पर ये थोड़ा सा कल का भी रिवीजन मैं आप लोगों को करा देता हूं। बात की जा रही है यहाँ पर फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। तो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया बेसिकली कैंपेन टू मैनेज करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व। तो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, ये आप लोग यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसी के साथ में रिसेंटली यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा 1 बिलियन रुपीज देने की यहाँ पर बात की गई अफगानिस्तान को। तो ये कौन सी है, ताकि वहां पर भुखमरी को निपटाया जा सके। कौन सा लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात की जाती है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा संविधान में संशोधन है जो राइट टू रिलीजन के बारे में बात करता है और अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, आगे लेकर चल सकते हो, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। राज्य कौन सा है जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकला, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। सिमली जो यहाँ पर पाल बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर, उसका नाम किससे डिक्लेयर किया गया, किससे निकाल कर लाया गया, ये भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर बेसिकली सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये याद रखिएगा, और इसी का नाम निकाल के लाया गया था यहाँ पर सिमलुक, ठीक है। सिमलुक यानी कि सिल्क, जो सिल्क का ट्री होता है उससे निकालकर यहाँ पर लेकर आया गया। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि यार अफगानिस्तान में पैसा दे दो, नहीं तो भूखे मर जाएंगे लोग, और ये यहाँ पर दुनिया में डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूक्रेन में वैसे आप लोगों को देखने को मिल रही है कि एक अलग ही कहानी यहाँ पर चला दी है पुतिन साहब ने, तो ऐसा यहाँ पर अफगानिस्तान में नहीं होना चाहिए, वरना दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। स्टेट लिस्ट के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। और आर्टिकल 25 है यहाँ पर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के अंदर में संविधान में, जो कि रिलीजन के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र के बारे में याद रखिएगा, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप लोगों को याद आ जाएगी, उसमें से महाराष्ट्र बाहर निकल गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की स्कीम है, और ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। कैसा रहा आज का ये डिस्कशन, आप लोग जरूर बताना, और मॉर्निंग में कौन कौन टाइम पर उठ रहा है ये आप लोग जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे जो है चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि हाँ एक दिन उठ जाते हो एक दिन नहीं उठते हो, तो ऐसा मत करो यार, आप लोगों के लिए है वो, आप लोगों की सेहत के लिए है, तो अपनी चीजों को सही से लेकर चलो, अपने शेड्यूल को सही से लेकर चलो, ठीक है। और कई बार देखिए क्या दिक्कत रहती है, कई बार मॉर्निंग में देख रहा हूँ, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं
कोई वॉयलेंस कर रहा हूं, कुछ ऐसी स्पीच अपलोड कर रहा हूं, उसकी वजह से कई बार वीडियो को प्रोसेसिंग में बहुत टाइम ले रहा है यूट्यूब। तो उसको आप लोग फीडबैक जरूर दे दिया करो, लाइक कर आप लोग बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, 1 सेकंड लगती है, तो वो आप लोग जरूर किया करो, उससे यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो कैसी है, ठीक है। तो आप लोग जरूर करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।